एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी सीटीपी की क्लास है और ये क्लास हम रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए चला रहे हैं। आज की क्लास में हम अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नेम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। अब मनोविश्लेषण का मतलब क्या होता है? मन का विश्लेषण करना, मतलब कि मन का अध्ययन करके व्यक्तित्व का निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना? व्यक्तित्व का निर्धारण करना। जो ये सिगमंड फ्रॉइड है उन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक या फादर भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड पेशे से एक डॉक्टर थे। पेशे से इनका काम क्या था? एक डॉक्टर था। इन्होंने एक कथन दिया, एक स्टेटमेंट दिया है कि बच्चों का विकास प्रारंभिक 5 वर्षों में पूर्ण हो जाता है। तो ये इनका एक स्टेटमेंट है जो आ सकता है कि इन्होंने कहा था कि जो बच्चों का विकास है वो उसके इनिशियल 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने मन को एक बर्फ की चट्टान के समान माना है। ठीक है, ये हम डायग्राम आगे देखेंगे, बाकी मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि उन्होंने कहा था कि ये एक बर्फ़ की चट्टान है जो थोड़ा सा हिस्सा जिसका ज़मीन के ऊपर है और बहुत सारा पार्ट नीचे है। मतलब कि ज़मीन के ऊपर केवल 10% है और ज़मीन के नीचे कितना परसेंट है? 90% है। तो उन्होंने कहा था कि सिगमंड फ्रॉइड ने मन को एक बर्फ़ की चट्टान की तरह माना जिसे हमारे मन के स्तर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मन के स्तर। और सिगमंड फ्रॉइड ने मन के 3 स्तर की बात की थी। ये कौन कौन से हैं? पहला है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन और तीसरा है अचेतन मन। ये 3 मन सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिए गए थे। देखिए, चेतन मन कौन सा मन होता है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट से रिलेटेड होता है और जिसकी नॉलेज हम तुरंत पता कर सकते हैं। ये केवल कितना परसेंट होता है? 10% होता है। 100% केवल और केवल 10% क्या होता है? चेतन मन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने क्या पढ़ा, तो आप मुझे फटाफट बता दोगे कि आपने क्या पढ़ा। तो आपको इसको रिकॉल करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड होता है। चेतन मन मतलब कि ऐसा मन जिसको रिकॉल करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, हम नॉलेज को आराम से प्राप्त कर लेते हैं, तुरंत याद आ जाती है। मतलब जो नॉलेज है हमारी तुरंत याद आ जाती है। अब उन्होंने जो सेकंड मन बताया था वो है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन, चेतन पर आधा चेतन। ठीक है, ये मन कैसा मन होता है कि इसमें चीज़ें आपको याद तो आ जाती हैं लेकिन उनको याद करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सपोज दैट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कल सुबह आपने क्या पढ़ा था, क्या याद किया था, तो आपको थोड़ा देर सोचना पड़ेगा कि कल सुबह मैंने क्या याद किया था। मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी याद की थी या फिर एरिक्सन की याद की थी या बंडूरा की याद की थी। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैंने कौन सा टॉपिक याद किया था। लेकिन आप थोड़ी देर उसे रिकॉल करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो आपको याद जरूर आ जाएगी कि हाँ मैंने कल सुबह क्या पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट मन आता है वो आता है अचेतन मन। सिगमंड फ्रॉइड ने इसी मन को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मन बताया था। इन्हें क्या बताया? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मन बनाया था। ये कितने परसेंट होता है? ये 90% होता है। ये कितना होता है? हमारे पूरे मन का 90% कैसा मन होता है? अचेतन मन होता है। अब देखो, अचेतन मन एक ऐसा मन होता है कि जिसमें जो यादें होती हैं हम कितना भी एफर्ट लगा ले उनको हम याद नहीं कर पाते। सपोज डैट अगर आपसे मैं ये पूछूं कि 1 महीने पहले आपने इसी टाइम क्या याद किया था, क्या पढ़ाई की थी, पढ़ाई करी भी थी या फिर नहीं करी थी, तो आप कितने भी एफर्ट लगा लो आप उसे याद नहीं कर पाओगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अचेतन मन, जिन चीज़ों को हम याद नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वन है। इसमें जो हमारी दबी हुई इच्छाएं होती है, जो इच्छाएं हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो हमारे अचेतन मन में ही चली जाती है। सपोज डैट अभी हम सब लोग रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें गवर्नमेंट टीचर की जॉब चाहिए। हमने बहुत सारे एफर्ट्स किए, हमने बहुत साल तक कोशिश भी करते रहे कि हमें जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो हम एक टाइम पे आए क्या करेंगे? थक हार जाएंगे और प्राइवेट जॉब करने लगेंगे और क्या कहेंगे? अरे यार प्राइवेट ही तो सही है, गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी ही थी, इतने साल मेरे ख़राब कर दिए और मतलब कुछ होता भी नहीं है, इतनी बेकार एजुकेशन पॉलिसी है, बच्चे गरीब गरीब पढ़ने आते हैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल सही है अपना, एकदम पढ़े लिखे बच्चे आते हैं। तो उसकी जो एक तरीके से इच्छा थी, गवर्नमेंट जॉब की उसकी इच्छा थी, तभी तो उसने इतने सारे एफर्ट्स किए, तभी तो अपने इतने सारे ईयर दिए उसने जॉब को, लेकिन उसे मिली नहीं। तो उसने क्या किया? इसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी और उसको अपने अचेतन मन में दबा दिया। उस इच्छा को कभी प्रकट ही नहीं किया कि मेरी यार वो जॉब पाने की इच्छा थी, अब वो उसी में खुश है जो उसके पास है। तो वो उसकी एक इच्छा थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो ये कहाँ चली जाती है? हमारे अचेतन मन में चली जाती है। कोई फीलिंग हो वो जो हम कंप्लीट ना कर पाए हो वो भी हमारे अचेतन मन में चली जाती है। ठीक है, जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं जो हम फुलफिल नहीं कर पाते या उस टाइम मौका नहीं होता है करने का, टाइम नहीं होता है वो करने का,
तो वो भी हमारे अचेतन मन में चली जाती है। और ऐसा बिहेवियर जो हम शो नहीं कर सकते, जब हम शो करेंगे किसी के सामने तो हम क्या कैसे कहलाएंगे, कुसामाजिक कहलाएंगे, या फिर वो उस समाज के अकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं है, तो हम उस बिहेवियर को भी अपने अचेतन मन में दफन कर देते। तो ये सब कहाँ चला जाता है, अचेतन मन में। और ये पूरे माइंड का, हमारे पूरे मन का 90% होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मन है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है। अब देखिए, अचेतन मन की का विश्लेषण करने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली है ड्रीम एनालिसिस विधि, मतलब कि स्वप्न विश्लेषण विधि। नेक्स्ट है फ्री एसोसिएशन विधि, मतलब कि मुक्त साचर विधि। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है ट्रांसफरेंस विधि। ठीक है, अब ये जो ड्रीम एनालाइजिंग विधि है, मतलब स्वप्न विश्लेषण विधि है, ये रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि अगर हमें अचेतन मन का विश्लेषण करना है तो किस विधि का हम प्रयोग करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से एक था स्वप्न विश्लेषण विधि। अब देखिए, ये वही चट्टान का फोटो है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि जो हमारा मन है, ये हमारा क्या है, पूरा एक मन है। पूरा क्या है, ये है एक मन है, जिसमें से जो 10% भाग है वो ही क्या है, केवल चेतन मन का है। वो क्या है, चेतन मन का है। और ये जो 90% हमारा जो मन है वो किसका है, अचेतन मन का। कौन सा मन है, अचेतन मन। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। सिगमंड फ्रॉइड ने 3 मन की बात की थी, चेतन, अचेतन और अचेतन। उन्होंने कौन सी सिद्धांत की प्रतिपादक थे, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी इन्होंने दी थी। और मनोविश्लेषणात्मक के जनक भी सिगमंड फ्रॉइड कहलाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने व्यक्तित्व का एक रचनात्मक मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो 3 बेसिस पे निर्धारित होती है। उन्होंने इसे पर्सनैलिटी टाइप्स कहा था। सबसे पहला जो पर्सनैलिटी टाइप था वो था इड। अब देखिए, इड क्या होता है। इड को एक तरीके से बुरी आदत समझ लीजिए। ये मैंने एक शैतान का फेस बनाया जो कि लग नहीं रहा है पर है ये। तो इड क्या होती है, एक बुरी आदत होती है। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तभी से ये स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि बच्चा कितना जिद्दी होता है। जब उसका मन बेकार होता है तो ये पे पे करना शुरू कर देता है, हैं? जब उसे भूख लगती है तो वो पे 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 करना शुरू करता है। मतलब वो अपने बारे में सोचता है कि मेरा मन नहीं बहल रहा है, कोई मुझे झूला नहीं झुला रहा है, कोई मुझे गोद नहीं ले रहा है, तो मैं पे पे करना शुरू कर देता हूँ और अपनी जो डिज़ायर है, अपनी जो नीड है उसे फुलफिल करा लेता हूँ। झूला झूल लेता हूँ, किसी गोदी में घूम लेता हूँ, है ना। तो अपना बोर हो रहा हूँ तो किसी से अपना एंटरटेनमेंट कराना होता है। तो ये इड की जो फीलिंग होती है, बुरी फीलिंग होती है। ये इड क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होता है। बस खुद के बारे में सोचता है कि मेरी नीड पूरी हो जाए, ठीक है, मुझे बहुत सारा सुख मिल जाए, और बस अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। और जन्म से साथ ही ये स्टार्ट हो जाती है। और ये कहाँ पर, किस पर आधारित होती है, ये अचेतन मन पर आधारित होती है। जो हमारे 90% अचेतन मन है, ये उसका एक पार्ट होती है। तो इड क्या होता है, इड एक बुरी आदत होती है जो जन्म के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। इसका अगर मैं पूछूं कि आधार क्या होता है, तो उसका एक आधार होता है कि अपनी नीड की पूर्ति करना, अपने सुख की प्राप्ति करना, और ये अचेतन मन पर आधारित होती है। नेक्स्ट इन्होंने जो पर्सनैलिटी का टाइप बताया था वो था ईगो। अब ईगो क्या होता है कि ये वास्तविकता पर आधारित होता है। अच्छा, पहले हम ईगो को समझने से पहले सुपर ईगो को समझते हैं कि सुपर ईगो क्या होता है। सुपर ईगो क्या होती है, एक बहुत अच्छी आदत होती है। ये नैतिकता और उसके मूल्यों पर निर्धारित होती है, का निर्माण करती है और उन्हीं पर आधारित होती है। सुपर ईगो क्या होती है, बहुत अच्छी आदतें होती हैं, जैसे कि सपोर्ट डैट, कि अगर हमें ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं तो कोई भी कंडीशन आ जाए, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हमारी एक अच्छी आदत है। ठीक है, जैसे जितनी भी अच्छी आदतें होती है वो सुपर ईगो के में बनती है। अब ईगो क्या कहता है, ईगो कहता है कि जैसे कि ये वास्तविकता में रहता है, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये व्यक्तित्व में संतुलन बिठाता है। जैसे कि इड क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होता है। सुपर ईगो क्या कहता है कि बहुत ही ज़्यादा आदर्शों पे चलता है। अब ईगो क्या कहता है कि तू भैया इतना खुदगर्ज भी नहीं हो सकता, लेकिन आज के ज़माने पे इतने आदर्शों पे चलना भी ठीक नहीं है कि जान जाए तो जाए, बस आदर्श ना जाए तो वो वाली बात भी ठीक नहीं है। तो ईगो क्या कहता है, उसके बीच का कोई रास्ता निकाल लो। ईगो क्या कहता है कि ना तुम्हारी ना मेरी, कुछ बीच का रास्ता निकाल लो, कि इतना ज़्यादा मरो भी मत सुपर ईगो के चक्कर में, और इड के चक्कर में इतने ज़्यादा खुदगर्ज भी ना हो। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि समझ लीजिए कोई एक इंसान है, उसे शुगर है, अब उसका रसगुल्ले खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, उसके छेने वाले रसगुल्ले खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो इड तो कह रहा है खा ले, मरे तो मरे, खा ले, तू खा ले बस, अब मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरा छेने वाला रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है तो मुझे खिला दे बस। अब सुपर ईगो क्या करे, ना तुझे शुगर है, तू बिल्कुल नहीं खाएगा,
चाहे तेरा कितना भी मन करे तो अपने मन को कचोट ले, मतलब तो छीने वाले रसगुल्ले नहीं खाएगा। अब ईगो क्या कहता है कि यार इड की भी बात सब रखी जाए और सुपर ईगो की बात रखी जाए। इसका अगर छीने वाले लड्डू खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, तो हाँ इसे शुगर भी है, ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो एक रसगुल्ला खा लो, कितना रसगुल्ला खा लो, एक रसगुल्ला खा लो या फिर आधा रसगुल्ला खा लो, इससे तुम्हारा इड भी सेटिस्फाइड होगा और सुपर ईगो को भी इतनी चोट नहीं लगेगी। तो जो ईगो होता है वो क्या करता है, एक बीच का रास्ता निकालता है। क्या करता है, एक बीच का रास्ता निकालता है। और हमारे पर्सनैलिटी को बनाने में ईगो का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर इड ज़्यादा हो गया तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बुरी बन ही जाएगी। अगर सुपर ईगो ज़्यादा हो गया तो हो सकता है कि हमें अपनी लाइवलीहुड में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये इन्होंने ये पर्सनैलिटी के 3 टाइप बताए थे। पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इड क्या होता है, हमारी अचेतन मन से रिलेटेड होता है और ये बुरी आदत होती है, ये बस हमारे अपने बारे में सोचता है। सुपर ईगो क्या होता है कि ये समाज से रिलेटेड होता है, दूसरों की भलाई के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में, इन सब के बारे में सोचता है। और जो ईगो होता है वो इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकालता है और एक हमारी जो रियल पर्सनैलिटी होती है उसका निर्माण करता है। अब सिगमंड फ्रॉइड ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। क्या है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम 5 स्टेज थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं 5 स्टेज थ्योरी के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपने मनोलैंगिक सिद्धांत में 5 स्टेजेस का वर्णन किया था। अब ये जो उनकी 5 स्टेजेस थी वो लिबिडो पर आधारित थे। किस पर आधारित थे, लिबिडो पे। अब लिबिडो क्या होता है, लिबिडो क्या होती है कि हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो होता है वो बचपन से ही सारे काम अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए करता है। क्या, सेक्सुअल डिज़ायर जितनी भी होती है फिर लिबिडो को कंप्लीट करने के लिए करता है। तो इनकी इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अप्रिशिएशन करने के लिए भी थी। तो पहली स्टेज है मुखी अवस्था, जिसे हम ओरल स्टेज भी कहते हैं। ये स्टेज 0 to 18 मंथ्स की होती है। इसमें क्या करता है कि बच्चा अपने सेक्सुअल डिज़ायर को कंप्लीट अपने मुख के द्वारा करता है, क्योंकि जो बच्चा होता है मुख से सुख की प्राप्ति करता है। और इसमें वो जैसे स्तनपान करता है, अंगूठा चूसना, काटना, तो इन सब से वो अपनी लिबिडो की प्राप्ति करता है, मतलब कि अपने सेक्सुअल डिज़ायर या फिर काम इच्छा को पूरी करता है। तो मुखी अवस्था में क्या करता है बच्चा, अपने मुख के सुख के सिद्धांत पे कार्य करता है। ब्रेस्ट फीडिंग, अंगूठा चूस के, काट के अपनी लिबिडो को फुलफिल करता है। और ये जो सिद्धांत होता है वो निर्भरता और विश्वास पर आधारित होता है, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा होता है अपनी फैमिली पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है। अब जब उन पे विश्वास कर पाएगा तभी तो वो उन पे प्रॉपरली निर्भर हो पाएगा। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो वो अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमने किसकी थ्योरी में पढ़ा था, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में। और ये जो सिद्धांत होता है वो एड पर आधारित होता है। अभी हमने एड समझ लिया था। एड क्या होती है, गंदी आदत। आपने देखा होगा बच्चा होता है बचपन में वो केवल अपने बारे में सोचता है, हमेशा भैं भैं, चाहे रात हो रही हो भैं भैं करना शुरू कर देता है, चाहे मम्मी पापा सो रही हो। तो मुख्य अवस्था क्या होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने मुख के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है, मतलब लिबिडो की प्राप्ति करता है। और ये एड पर आधारित होती है। 0 से 18 मंथ्स की एज होती है। अब जो नेक्स्ट हमारी स्टेज है वो है गुदी अवस्था। कौन सी अवस्था है, गुदी अवस्था। इसे हम एनल स्टेज भी कहते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं, एनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है वो 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक की होती है। इसमें जो सुख की प्राप्ति होती है बच्चा मल त्याग करके या फिर मुंह त्याग करके करता है, मतलब सुसु पॉटी के थ्रू। इसमें वो अपने सेक्सुअल डिजायर की या लिबिडो की प्राप्ति करता है। कौन सी स्टेज होती है, गुदी अवस्था, यानी कि एनल स्टेज, 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक। नेक्स्ट जो स्टेज है वो होती है लैंगिक अवस्था, मतलब कि सेक्सुअल स्टेज। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 5 इयर्स का होता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि जेंडर रोल को समझने लगता है। वो समझ जाता है कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। ठीक है, अब देखा होगा कि इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि मेल वाले बच्चे मेल के संग रहना पसंद करते हैं, फुटबॉल वगैरह, हॉकी, क्रिकेट ये सब खेलना पसंद करते हैं। और जो फीमेल लड़कियां होती हैं वो अपनी फीमेल गर्ल्स के संग रहना पसंद करती हैं, और वो घर और किचन ये सब खेलना पसंद करती हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने जेंडर रोल को समझना शुरू कर देते हैं। कौन सी एज में, 3 to 5 इयर्स में। और वो पेरेंट्स के काम या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी समझने लगते हैं। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का। ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था।
ओडिपस कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है कि जो ये क्या होती है, ओडिपस जो ग्रंथि होती है, ये कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने कि ये लड़कों में पाई जाती है। लड़के क्या करते हैं, अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी के प्रति ज़्यादा आकर्षक होते हैं और पिता के प्रति उनका आक्रामक बिहेवियर होता है। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं वो मोस्टली अपनी मम्मा को ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी मम्मा की ज़्यादा बातें सुनते हैं और पापा से डरते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर ओडिपस ग्रंथि के कारण। अब जो होता है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा क्या होता है, लड़कियों में पाई जाती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किसमें पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। ये क्या होती है, अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है, मतलब पापा के प्रति आकर्षक होती है और माता के प्रति आक्रामक होती है। आपने देखा होगा कि तभी तो लड़कियों को कहते हैं पापा की परी और लड़कों को कहा जाता है पापा का मम्मी का मगरमच्छ। तो आप उसको इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रा मतलब कि लड़कियों में पाई जाती है, मतलब कि पापा की परी, ये पापा से ज़्यादा प्यार करती है और माँ के प्रति इनका थोड़ा सा आक्रामक बिहेवियर होता है। मम्मी से लड़ती रहेंगी, अब पापा से तो हाँ जी हाँ पापा, जी हाँ पापा, और पापा भी इन्हें खूब ज़्यादा प्यार करते हैं। ओडिपस क्या होता है, मम्मी का मगरमच्छ, मतलब कि लड़कों में पाई जाती है। वो माँ के प्रति तो आक्रामक होते हैं, लेकिन माँ के प्रति तो उनका आकर्षक होते हैं, मम्मी से तो खूब प्यार करते हैं, लेकिन पिता के प्रति उनका आक्रामक बिहेवियर होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसे हम कहते हैं काम प्रसुप्त अवस्था या फिर अव्यक्त अवस्था या फिर हाइबरनेशन। ये जो स्टेज होती है वो 6 to 12 ईयर्स की स्टेज होती है। इसे हम यौवना अवस्था भी कहते हैं। अब ये जो अवस्था होती है इसे हम अव्यक्त अवस्था क्यों कह रहे हैं, कि इसमें अपना बच्चा जो उसकी सेक्सुअल स्टेज होती है उसको वो भूल जाता है, अपनी लिबिडो को भूल जाता है। क्यों, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। किस में बिजी हो जाता है, इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाने लगता है तो शैक्षणिक कार्य में बिजी हो जाता है। बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपने दोस्तों के संग खूब खेल कूद करता है, मौज मस्ती करता है, तो उसमें बिजी हो जाता है। उसके अलावा इस टाइम पे बच्चे का सामाजिकरण भी शुरू होता है समाज के साथ, क्योंकि अब उसने बाहर निकलना शुरू किया है, तो वो सामाजिक नियमों में खुद को संलग्न करने में बिजी होता है कि किस तरीके से मुझे समाज में बोलना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से दूसरों को ग्रीट करना है। तो वो इन सब चीज़ों को सीखने में इतना बिजी होता है कि जो अपनी लिबिडो होती है वो उसको पूरी तरीके से भूल जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है, केवल वो उसे फॉरगेट करता है। अब जो हमारी लास्ट स्टेज है जिसे हम जननांगीय अवस्था या फिर जेनाइटल स्टेज भी कहते हैं। ये स्टेज जो होती है वो 12 ईयर्स से लेके प्लस तक होती है, मतलब वयस्क अवस्था तक होती है। इसे हम किशोर अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि 13 प्लस क्या होता है, किशोर हो जाते हैं। तो ये किशोर की जो काम प्रवृत्ति होती है वो उसका क्या होता है, वापस आना होता है। जो वो लिबिडो भूल गया था, अव्यक्त अवस्था में लिबिडो को भूल गया था, वो इसमें क्या आती है, वापस आ जाती है। और वो क्या करने लगते हैं, विषम लिंग के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। लड़का लड़की के लिए और लड़कियां लड़कों के लिए। और प्रतिगमन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये मनोलैंगिक सिद्धांत भी अच्छे समझ में आया होगा। इसमें कितनी स्टेज थी, 5 स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज थी गुदी अवस्था यानी कि ओरल स्टेज, फर्स्ट स्टेज थी मुखी अवस्था मतलब कि ओरल स्टेज। सेकंड स्टेज थी गुदी अवस्था यानी कि एनल स्टेज। थर्ड स्टेज थी लैंगिक अवस्था यानी कि सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज में 2 ग्रंथियों के नाम थे या फिर कॉम्प्लेक्स के नाम थे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्टेज थी अव्यक्त अवस्था या फिर हाइबरनेशन। नेक्स्ट थी हमारी जो 5th स्टेज है, लास्ट स्टेज थी जिसको हम क्या कहते हैं, जननांगीय अवस्था यानी कि जेनाइटल स्टेज। अब क्या कॉन्सेप्ट आता है, अब आता है नार्सिसिज्म। ये कॉन्सेप्ट भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया था। नार्सिसिज्म क्या होता है कि खुद से प्रेम करना। क्या कहते हैं, खुद से प्रेम करना। वो करीना कपूर नहीं कहती अपनी मूवी में कि मैं तो अपनी ही फेवरेट हूँ, जब भी मैडम बोलती है, तो वो किस बिहेवियर को शो करती है, नार्सिसिज्म को शो कर रही थी कि वो खुद से इतना प्यार करती थी। तो अगर ये जो नार्सिसिज्म है बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, यार मेरे से तो बढ़कर कोई नहीं है, मेरे सामने तो भगवान जी भी है ना, छोटे हो जाएं, अगर ये भावना बढ़ जाती है नार्सिसिज्म की, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। अब जो नार्सिसिज्म की फीलिंग होती है वो इन्फेंसी स्टेज और किशोर अवस्था दोनों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इन्फेंसी स्टेज से और किशोर अवस्था से। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है समायोजन। ठीक है, समायोजन क्या होता है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इट मीन्स ये कैसी है, गतिशील है। अब समायोजन में करते क्या है, समायोजन एक योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता या इच्छाओं को संतुष्ट करता है। तो क्या है, समायोजन एक ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति की जो इच्छाएं या फिर जो आवश्यकताएं होती हैं उसको वो फुलफिल करता है। अब समायोजन में क्या होती है, शारीरिक व मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है।
अब ये किस पे आधारित है? ये यथार्थवाद पे आधारित है। किस पे आधारित है? यथार्थवाद पे आधारित है, मतलब यथार्थ जीवन पर आधारित होता है। इसमें संवेगात्मक स्थिरता होती है। अब मैं समायोजन की बात करूं तो ये कितने प्रकार का होता है? तो समायोजन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत समायोजन, दूसरा होता है सामाजिक समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोचता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, या फिर वो खुद के बारे में सोचता है, उसके अकॉर्डिंग समायोजित या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना रहता है। सपोज डैट हम लोग रीट का एग्ज़ाम देंगे, हम पास होंगे, उसके बाद हम रीट स्टेज 3 का एग्ज़ाम देंगे, उसमें पास होंगे, तो हमने अगर इसका मोटिव ये रखा है कि यार बस मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छी शादी करनी है, अपना अच्छा से घर बार बनाना है, तो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं, उनको पूर्ति करने का सोच रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत समायोजन हो गया। अब समायोजिक समायोजन क्या होता है कि हमने ये सोचा है कि यार मुझे टीचर बनना है, अच्छा टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का करियर सेट करना है, सभी बच्चे आगे चल के अच्छे से जिए, मुझे समाज को सही करना है। तो हमने अपने मोटिव को ब्रॉड लेवल दे दिया और उसको खुद से ना जोड़ के एक समाज से जोड़िए, समाज के भले के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के भले के बारे में सोच रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, समाज को अच्छा करेंगे, नई नई शिक्षाएं देंगे, बच्चों के जीवन को उच्च स्तर का बनाएंगे। तो इसमें हमने अपना लाभ नहीं सोचा यार बस मुझे मनी मिले, नहीं, हमने दूसरों के लाभ के बारे में भी सोचा, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचा। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक समायोजन। तो समायोजन कैसी प्रक्रिया? एक गतिशील प्रक्रिया, भी मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी हम लोग रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले हम रीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, अब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले हम 1 घंटे पढ़ते होंगे, तो अब हम 4 से 5 या 6 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो क्या करें? हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया। इसमें सहनशीलता का होना आवश्यक होता है। अगर तुम समायोजन करना चाह रहे हो तो तुम्हें सहनशील होना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे यार कैसे पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ूंगा, चलो जाओ। किसी ने आपसे दो बातें कटु बोल दी, तो आपने उसको 4 बातें कटु बोल के और निकल आए, वहाँ पे भले आपका काम बेकार हो गया हो। तो आपको सहनशील होना भी आवश्यक है और आकांक्षाओं को उच्च स्तर का होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी आकांक्षाएं नहीं होंगी जीवन में, आकांक्षाएं मतलब कि इच्छाएं, ठीक है, डिज़ायर। तो सपोर्ट डैट आपको कोई डिज़ायर ही नहीं है, अरे यार होगा देखा जाएगा, बस आप जिए पड़े हैं, अरे कोई नहीं प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, कुछ नहीं हम किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाएं क्या होंगी? निम्न स्तर की होंगी, तो आप समायोजन करेंगे ही नहीं। अब आपकी इच्छाएं उच्च स्तर की है कि नहीं मुझे रीट पास करना है, मुझे जॉब लेनी है, मुझे अच्छा करना है समाज के लिए, मुझे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आपकी इच्छाएं उच्च स्तर की है, तो आप उसमें समायोजित भी हो रही हैं। तो आई होप आपको समायोजन समझ में आ गया होगा। समायोजन कुछ भी नहीं होता है, बस अपने इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने आप को समायोजित करना, अपने आसपास के वातावरण में अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, यही क्या है? समायोजन है। ये गतिशील प्रक्रिया है, इसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है। समायोजन के लिए हमें सहनशीलता की आवश्यकता होती है, हमें अपनी इच्छाओं को उच्च स्तर का रखना चाहिए, आकांक्षाओं को उच्च स्तर का रखना चाहिए। समायोजन 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत समायोजन और एक होता है सामाजिक समायोजन। अब देखिए कुसमायोजन क्या होता है। देखो समायोजन में ही कु जोड़ दिया, समायोजन में क्या जोड़ दिया? कु जोड़ दिया। तो मतलब कि समायोजन का उल्टा, जब हमारी नीड या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारा क्या होता है? कुसमायोजन होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? अचेतन मन से। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो कहाँ चली जाती है? हमारे अचेतन मन में तो चली जाती है। अरे यार रीट पास नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, होगा। हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम भुलाने की कोशिश कर देते हैं, फिर वो कहाँ चली जाती है? हमारे अचेतन मन में चली जाती है। अब कुसमायोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं? जब कुसमायोजन होता है तो हमारे अंदर तनाव आ जाता है, चिंता आ जाती है, कुंठा आ जाती है, कुंठा मतलब कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, द्वंद्व मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट। अब समायोजन की कुछ परिभाषा है वो देख लीजिए। समायोजन की परिभाषा बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड के अनुसार समायोजन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। ठीक है, तो ये किसने दी है? बोरिंग ने दी है। अब गेट्स ने क्या परिभाषा दी है कि समायोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, समायोजन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन करता है कि उसे स्वयं तथा अपने पर्यावरण के बीच अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके। ठीक है, तो ये परिभाषा आप देख लीजिएगा, ये भी पूछी जाती है। अब जो हमारे कुछ समायोजन से जो कुछ हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, मतलब कि कुछ जो दोष आ रहे थे, जैसे कि जो था तनाव, है ना,
द्वंद्व था और क्या था, कुंठा थी। तो ये सब चीज़ें थी। उसमें से जो द्वंद्व था, कॉन्फ्लिक्ट था, उसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। देखो द्वंद्व क्या होता है, जैसे कि हमारे सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाए, एक ऑप्शन और 2 ऑप्शन, और उन दोनों में से हमें एक चीज़ को चुनने को आ जाए और हमें समझ नहीं आया यार कौन सा ऑप्शन चुने, कौन सा ऑप्शन चुने, तो हमारे सामने क्या हो जाती है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? द्वंद्व की स्थिति। तो इसी द्वंद्व को उन्होंने 3 टाइप बताए हैं। तो पहला टाइप है पद्धति वर्सेस पद्धति, मीन्स अप्रोच वर्सेस अप्रोच। जब हमारे पास 2 ऑप्शन हो और वो दोनों ही ऑप्शन प्रेजेंट पॉजिटिव हो, जैसे कि पहला ऑप्शन हमारे पास ये हो कि आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और दूसरा ऑप्शन ये हो कि नहीं, हाँ, एक ऑप्शन ये हो कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन ये हो कि आज हम फन सिटी जा रहे हैं। तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यार दोनों चीज़ें तो अच्छी हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मूवी देखने जाऊँ या फिर फन सिटी जाऊँ। तो ये दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, दोनों में से आपको एक चुननी पड़ेगी। तो आपके अंदर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। तो उसे हम क्या कहेंगे, पद्धति वर्सेस पद्धति, मीन्स अप्रोच वर्सेस अप्रोच। अब दूसरा द्वंद्व क्या होता है, परिहार वर्सेस परिहार, या फिर इसे हम कह सकते हैं वर्जन वर्सेस वर्जन, या मतलब कि इसका क्या होता है, अवॉइडेंस वर्सेस अवॉइडेंस। ठीक है। इसमें जो दोनों ही ऑप्शन होते हैं, दोनों ही जो आपके पास विकल्प रखे होते हैं, वो दोनों ही निगेटिव होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आज आपकी मम्मी से पिटाई लगेगी, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी आज पापा से पिटाई लगेगी। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके पापा मारेंगे, अब आपने ये काम नहीं किया तो आपकी मम्मी मारेंगे। अब आपके अंदर आ गया द्वंद्व कि यार टाइम तो थोड़ा सा है, पापा वाला काम करूं कि मम्मी वाला काम करूं, किससे पिटूं आज मैं। दोनों ही निगेटिव ऑप्शन है, अब दोनों में से आपको एक को चूज करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिहार वर्सेस परिहार, मीन्स वर्जन वर्सेस वर्जन, या फिर अवॉइडेंस वर्सेस अवॉइडेंस, मतलब कि दोनों ही निगेटिव होंगे। अब जो हमारा लास्ट टाइप है कॉन्फ्लिक्ट का, उसे कहते हैं हम पद्धति वर्सेस परिहार, मतलब कि अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस। इसमें एक जो ऑप्शन होगा वो तो पॉजिटिव होगा, एक जो ऑप्शन होगा वो नेगेटिव होगा। सपोज दैट एक तो है आपका कि आज हम घूमने जाते हैं, और दूसरा है नहीं तो मम्मी पापा से पिटाई खा लो, पापा से क्या खा लो, पिटाई खा लो। तो इसमें से आपको चूज करना बहुत ईजी होगा कि हम भैया घूमने ही चले जाते हैं, पिटाई नहीं खाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब फ्रॉइड ने क्या कहा था, सिगमंड फ्रॉइड जिनकी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कि व्यक्ति अपनी कुंठा, तनाव, द्वंद्व आदि से बचने के लिए अहम सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये अहम सुरक्षा युक्ति होती कौन सी है, और ये कुंठा, तनाव, द्वंद्व, ये सब किसके कारण उत्पन्न होते हैं, कुसमायोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। अहम सुरक्षा युक्तियाँ मतलब कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। कुछ समायोजन से निकलने के लिए व्यक्ति 2 विधियों का उपयोग करता है। पहली तो विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधियाँ कैसी होती हैं, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि वो विधि होती है इसमें वो डायरेक्ट किसी कोई ऑप्शन पे लेकर आता है, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन कर लेता है। अप्रत्यक्ष विधि कैसी होती है, जैसे वो इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ को सॉल्व करता है। जैसे कि सपोज दैट आपको अपने घर से शॉप तक जाना है, तो आप फटाफट अपने घर से निकले, चले गए शॉप पे, उस चीज़ को लेके आ गए, तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। लेकिन आपकी वो शॉप पे जाना है, आपकी गली में रास्ते में पेड़ कटा हुआ पड़ा है, तो आप उस रास्ते से ना जाके अपने पीछे वाली गली वाले रास्ते से चले गए, तो उसने आपने इनडायरेक्ट वे को अपनाया, तो वो ही हो गई अप्रत्यक्ष विधि। हम देखते हैं अहम सुरक्षा युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। सो पहली है दमन या फिर शमन। दमन और शमन। दमन क्या होता है, दमन क्या होता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी कोशिश के जब हमें वो इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं, तो उसे हम दमन कहते हैं, मतलब कि रिफ्रेशन कहते हैं। अब जब हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जब हमें जबरदस्ती अपने अचेतन मन में भेज देते हैं, तो उसे हम शमन कहते हैं, इसकी सप्रेशन कहते हैं। दमन और शमन पर फर्स्ट टाइम सिगमंड फ्रॉइड ने ही वर्क किया था, और उन्होंने ये वर्क अपनी बेटी के साथ मिलकर किया था। तो दमन क्या होती है, हमारी इच्छाएं जब बिना किसी कोशिश के हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, और शमन क्या होता है कि जब हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद हमारी अचेतन मन में जाती हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, शमन कहते हैं। जैसे कि शमन का एक एग्जाम्पल होगा कि जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, हाँ, अब आप उसको बिल्कुल कह रहे हैं कि इसकी जो सारी यादें मैं दफ़ा कर दूंगा, तो आपने ज़बरदस्ती उसकी जो जितनी भी यादें हैं वो अचेतन मन में भेज दी, तो क्या हो गया, उनका शमन हो गया। अब किसी बेचारे इंसान के सर पे चोट लग गई, उसकी जो भी यादें थे बेचारे वो गायब हो गई, तो उसने कोशिश तो नहीं करी उनको भुलाने के लिए, लेकिन वो अपने आप अचेतन मन में चली गई, उसे कुछ भी याद नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दमन कहेंगे। लेकिन जबरदस्ती उसने भेज दी तो उसे कहेंगे शमन। दूसरा है तर्क संगति।
तो ये सबसे अच्छी विधि होती है, मतलब कि ये सबसे अच्छी युक्ति होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि अंगूर खट्टे हैं, कि जो चीज़ मिले ना उसके नेगेटिव पॉइंट बता दो, कि उसे अंगूर नहीं मिले तो उसने कह दिया कि अंगूर तो खट्टे थे, मुझे चाहिए ही नहीं थे। अब जैसे सपोर्ट है, किसी बच्चे का रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, रीट का पेपर पास नहीं कर पाया, तो वो क्या कहेगा, अरे इसकी सैलरी तो नेक्स्ट ही होती है, क्या पेपर देना, इससे बड़े तो मैं प्राइवेट में कमा लूँगा। अरे कौन राजस्थान जाए, यूपी वाले लोग तो यही, जिनका नहीं होगा वो यही सारे बहाने बनाएंगे, अरे कौन राजस्थान जाए, यही सही है अपना प्राइवेट में भी इतने मिल जा रहे हैं। तो वो क्या करता है, तर्क संगति देता है कि उसका हुआ नहीं, उसने कोशिश नहीं करी, वो करना नहीं चाहता कोशिश, तो उसने उसके नेगेटिव पॉइंट सामने रख दिए कि ये लो ये लो ये लो। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होता है कि जब हम एक चीज़ में बुरे हैं तो हम उस फील्ड की पूर्ति किसी दूसरी चीज़ के थ्रू करना चाहते हैं। सपोर्ट दैट जो लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, इनकी हाइट कम होती है, मेरी भी हाइट कम ही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए हील पहन लेते हैं। हमें पता है कि हमारी हाइट कम है, हमें ये चीज़ की कमी है, तो उसको हम पूर्ति कहाँ से करते हैं, अपने हील के थ्रू करते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम रीट का एग्जाम दे, तो हम देख रहे हैं कि यार सीडीपी तो मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम कम से कम अपनी हिंदी, मैथ, एसएसटी को तो स्ट्रांग कर लें कि हमारे सीडीपी से तो नंबर नहीं आ रहे, तो चलो इधर वाले प्लेसेस के थ्रू नंबर आ जाए। तो अपनी एक चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए हम दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि इंसानों को गुस्सा तो किसी और चीज़ पे था, लेकिन गुस्सा उतर कहीं और गया। जैसे कि किसी के बॉस ने उसे आज खूब सुनाया, अब वो बॉस से तो कुछ नहीं कह सकता है, बॉस से तो कुछ कहा उसने तो जॉब उसकी चली जाएगी, लेकिन वो गया अपने घर पे, उसने अपनी बीवी, बच्चे और जिसकी शादीशुदा नहीं, अपने मम्मी पापा, बहन भाई खूब चीख लिया, खूब गुस्सा उतार लिया। तो मतलब अब एक चीज़ का जो नेगेटिव बिहेवियर है वो वहाँ प्रेजेंट ना करके उसने कहीं और प्रेजेंट किया, मतलब उसका प्रतिस्थापन कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि किन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो बोलते नहीं है, क्या करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज कर डालेंगे, कतई पसीने निकाल डालेंगे। तो उन्होंने अपनी जो किसी चीज़ का गुस्सा था वो किस पे उतार दिया, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने वर्कआउट पे उतार दिया, और उसके थ्रू अपना मूड को अच्छा कर लिया। नेक्स्ट है उदात्तीकरण, मतलब कि सब्लिमेशन। देखो ये क्या होता है कि जब किसी में कोई निगेटिव बिहेवियर होता है, लेकिन हम उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं कि ये जो निगेटिव बिहेवियर है वो पॉजिटिव की तरफ वर्क करे, तो उससे हम क्या कहते हैं, उदात्तीकरण। जैसे कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हमने कह दिया चल बेटा तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुझे हम बॉक्सिंग में डाल देते हैं, तुझे जितना मारना कूटना है, तुझे जितना गुस्सा निकालना है तू निकाल, कितने पंच मार, कितने मार, कोई दिक्कत, कोई कुछ नहीं कहने वाला, तुझे कोई बुरा नहीं कहेगा, इवन तू मतलब कुछ ना कुछ इसमें जीतेगा ही। तूने ज़्यादा किसी को मारा तो तू क्या हो जाएगा, जीत जाएगा उस फील्ड में, है मेडल वगैरह मिल जाएगा। तो उदात्तीकरण क्या होता है कि एक फील्ड का जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, मतलब कि जो भी नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे देना कि यार चल इसमें मत दिखा, तो इधर दिखा दे, इधर सही से कर। नेक्स्ट होता है प्रतिक्रिया निर्माण, मतलब कि इसका एक एग्जाम्पल है मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब कि मन में तो बहुत बुरा सोचना, लेकिन उसके सामने तो भैया एकदम मियाँ मिट्ठू बन जाना। जैसे कि हम अपने बॉस के बारे में सोचते हो कि यार ये क्या है, इतना बेकार है, इतना काम कराता है, लेकिन मन में नहीं, यू आर द बेस्ट बॉस, आप हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये है प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट विधि है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण क्या होता है कि अपने आप को अच्छा दिखाने के दूसरों में दोष निकाल देने, कि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर पाए, हम कैसे ऊपर उठेंगे, अब क्या करें, दूसरों को नीचे गिरा दो, उसके दोष निकाल दो। तो प्रक्षेपण क्या होता है, दूसरों में कमियां निकालना। नेक्स्ट है नकारना। नकारना से तो और भी ज़्यादा बढ़िया है कि किसी ने कहा कि तुमने ये गिलास तोड़ा है ना, मैंने नहीं तोड़ा है गिलास, तुमने ये कॉपी फाड़ी है ना, मैंने नहीं फाड़ी है ये कॉपी, मतलब हर चीज़ से नकार देना। अब तुमसे कोई पूछेगा बाद में, जैसे तुमने सपोर्टेड अपने दोस्तों को बताया नहीं कि तुमने रीट का एग्जाम भरा है, और बाद में जब रिजल्ट आया था आपके दोस्तों में डिस्कशन हो रही है कि यार तेरा रीट का रिजल्ट क्या रहा, अब आप रहिए सोचिए कि आप फेल हो गए हो, तो आप क्या कहेंगे, नकार देंगे, मैं तो फॉर्म ही नहीं भरा था, फेल होने की बात दूर, मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा था। तो ये नकार देना होता है। नेक्स्ट विधि जो है वो हमारी है, ये हमारी लास्ट विधि है, अंतः
क्षेपण, अंतःक्षेपण, इसमें क्या होता है कि सहानुभूति की फीलिंग का आना। जैसे कि किसी का कुसमायोजन हो रहा है तो उसके प्रति सहानुभूति की, सहानुभूति क्या होती है, एम्पैथी। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। सिंपैथी में क्या होती है कि किसी के प्रति दया प्रकट करना, काइंडनेस प्रकट करना। लेकिन एम्पैथी क्या होती है कि उसके प्लेस में खुद को रख के देखना कि यार ये कितनी वर्स्ट सिचुएशन है, तो खुद समझना कि यार से कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसे कहते हैं हम सहानुभूति। एम्पैथी सहानुभूति, एम्पैथी और सिंपैथी में से एम्पैथी ज़्यादा अच्छी होती है। आई होप आप ये अहम सुरक्षा की ये सारी नीतियाँ अच्छे से, युक्तियाँ अच्छे से समझ गए होंगे। पहली दमन और शमन। दमन क्या होता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को अचेतन में भेज देते हैं, लेकिन ये हम इसमें कोई भी जबरदस्ती कोशिश नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है। लेकिन शमन क्या होता है कि ठुकरा के मेरा प्यार तेरी सारी इच्छाओं को कहाँ भेज दूंगा, अचेतन मन में। जैसे कि जिसमें हम अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती अचेतन मन में भेज देते हैं। तर्क संगति क्या होती है कि कोई चीज़ हमें मिल नहीं पाई तो उसके नेगेटिव पॉइंट को सामने रख देना कि अंगूर खट्टे हैं। क्षतिपूर्ति क्या होती है कि एक फील्ड में जो कमी होती है उसको फुलफिल हम दूसरी फील्ड के थ्रू कर लेते हैं। प्रतिस्थापन क्या होता है कि एक जगह का जो हमारा नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको कैसे दूसरी जगह पर उतार देते हैं। उदारीकरण क्या होता है कि जो हम नेगेटिव बिहेवियर हो उसको समाज में समाज उसे अडेप्ट करे, उसे स्वीकार करे, ऐसे वे में उसे मोड़ देना। मतलब बच्चों के नेगेटिव व्यवहार को समाज में स्वीकृति में परिवर्तित करना। जैसे कि किसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, वो दूसरों को मारना पसंद करता है, तो उसको क्या करना, बॉक्सिंग में डाल देना। प्रतिक्रिया निर्माण मतलब कि मुंह में राम बगल में छुरी। मन में तो बहुत बुरा बुरा सोचना लेकिन सामने से उसकी खूब बड़ाइयाँ करना। प्रक्षेपण मतलब कि दूसरों के दोष को दिखाना। नकारना मतलब कि सीधे मना कर देना, मैंने तो ये काम करा ही नहीं है, बताओ अब क्या करोगे। प्रक्षेपण मतलब कि सहानुभूति की फीलिंग, किसी के प्रति सहानुभूति की फीलिंग को रखना। सो ये हमारी सिगमंड फ्राइड की थ्योरी थी, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। सबसे पहले तो हमने मन के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के मन होते हैं, फिर हमने पर्सनैलिटी के टाइप पढ़े, फिर हमने इनकी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने देखा समायोजन क्या होता है, कुसमायोजन क्या होता है, कुसमायोजन से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, मतलब कि तनाव, चिंता, कुंठा, द्वंद्व हो जाता है। समायोजन की परिभाषाएं भी देखी, हमने द्वंद्व के प्रकार देखे, धीर तरीके के प्रकार होते हैं। अप्रोच वर्सेस अप्रोच मतलब कि पॉजिटिव, अवॉइडेंस वर्सेस अवॉइडेंस मतलब कि नेगेटिव दोनों सिचुएशन। अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस, एक सिचुएशन पॉजिटिव है, एक सिचुएशन नेगेटिव है। फिर हमने अहम सुरक्षा की युक्तियाँ देखी कि दमन, शमन, तर्क संगति, क्षतिपूर्ति, प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, नकारना और अंतःप्रक्षेपण। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें हम पर्सनैलिटी को किस तरीके से मेज़र करते हैं वो थ्योरीज को हम देखेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे। और खूब अच्छे से रीड की प्रिपरेशन करिए क्योंकि दिन आपके पास बहुत कम रह गए हैं।